का स्वागत है। आज के नतीजों को लेकर तमाम जो पल पल की अपडेट होंगी वो आप तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रही है। आपको बता दें कि आज 5 राज्यों के जो परिणाम हैं वो आने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हुए हैं उनकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मतगणना की जो तमाम तैयारियां हैं बीते रोज से ही कर ली गई थी। तमाम सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम जगह जगह पर किए गए हैं, किसी तरह की कोई लापरवाही ना होने पाए, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के और चुनाव आयोग के जो तमाम आदेश है उन तमाम आदेशों के तहत आज ये मतगणना की जाएगी। ममता बाम के साथ कांग्रेस का भविष्य आज पश्चिम बंगाल दाव में है और साथ में 5 राज्यों के जो नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आज के इस कोरोना काल में ना सिर्फ चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती रही, बल्कि चुनाव के साथ साथ मतगणना कराना भी आज सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं पूरे देश में तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन आंकड़ों के बीच में आज मतगणना हो रही है और इस मतगणना को लेकर एएनपी न्यूज बहुत ही संवेदनशील तरीके से तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं आप तक पहुंचाएगा और आप सबसे भी ये गुजारिश करेगा, ये निवेदन करेगा कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना बरते, किसी भी तरीके से किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरते। तमाम जो 5 राज्यों के जो चुनावों के नतीजे वो आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर के बाद आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज तमाम तरह की जो हालात हैं, कोरोना को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, उन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह के आदेश दिए गए हैं, जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं, उन तमाम निर्देशों के तहत ही आज की मतगणना की जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे थे उन हालातों के बीच मतदान हुआ। मतदान के बाद आज मतगणना होनी है, लेकिन मतगणना के लिए तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, और साथ में किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो इसको लेकर भी सुरक्षा के इंतजाम। साथ में आपको यह भी बताएं कि उचित दूरी का जो वहां पर ध्यान रखना होगा। लेकिन सबके जो नतीजे हैं, आज नतीजों पर अगर हम बात करें 5 राज्यों में से बंगाल के नतीजों पर आज सबकी जो नजर है, बंगाल, असम, केरल में जो वोटों की गिनती है कुछ ही देर के बाद में वो शुरू होने वाली है। आपको बताएं कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज ही नतीजे आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और आज कई ऐसे उपचुनाव भी हैं जहां पर नतीजे आने हैं, कई पंचायत चुनाव है जहां पर नतीजे आने हैं। उत्तर प्रदेश का हम रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता हमारे साथ मथुरा से रिंकू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रिंकू, सबसे पहले क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या निर्देश है चुनाव आयोग के? जी मैं आपको बता दूं 2021 के जिला पंचायत और पंचायती चुनाव की मतगणना आज होनी है, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। कुछ ही देर में यहाँ मतगणना शुरू होने वाली है। उसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा जो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश किया गया है कि सभी प्रत्याशियों को कोविड जांच के बाद ही उसके अंदर प्रवेश किया जाएगा, को देखते हुए प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और यहाँ कुछ ही देर में यहाँ वोटिंग शुरू होने वाली है। 8 बजे का टाइम दिया है, उसके बाद यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी प्रत्याशी एजेंट जो भी हैं उनको सबों की कोरोना टेस्ट की जा रही है, उसके बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। और पुलिस प्रशासन के ओर से यहाँ काफी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया है और 200 मीटर का एरिया पूरा सील किया गया है। जी और रिंकू, क्या समीकरण मथुरा कर रहा है पंचायत चुनावों की अगर हम बात करें? ये तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उसका ये सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। तो समीकरण क्या कहते हैं मथुरा के आज के पंचायत चुनावों को लेकर? मैं आपको बता दूं कि सभी पार्टियों के द्वारा अपने उनके प्रत्याशियों को उतारा गया था। बीजेपी, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, सभी के द्वारा समर्थित प्रत्याशियों को उतारा गया था। अब देखने की बात है कहीं किसान आंदोलन कहीं बीजेपी को पछड़ता हुआ नहीं चला जाए। इसको देखते हुए यहाँ किसानों का एरिया है, किसानों को देखते हुए अब ये देखने की बात है कि अब यहाँ किसका कौन जिला पंचायत होगा। जी लेकिन साथ में रिंकू शर्मा, एक बात हम समझने की कोशिश करें, इससे पुराना जो इतिहास रहा है, कौन से राजनीतिक दल का वहां पर परचम देखने को मिला है? इससे पहले कौन आखिरकार किस पार्टी से जो उम्मीदवार था वो जीत हासिल करने में कामयाब रहा? किस तरह की इस बार जो मुद्दे थे आखिरकार पंचायत चुनाव में किस तरह के थे? किस तरीके से कोरोना काल में चुनाव हुए, क्या स्थिति वहां पर दिखी?
जी, मैं आपको बता दूं, पूर्व में जो जिला पंचायत रहे वो बीजेपी सरकार, बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी रहे थे। तो अब जिस तरह पूरे देश में जो कई महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, उसको देखते हुए कुछ किसान, कुछ यहाँ के लोग बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं। उसको देखते हुए अब वो नया कोई देखना चाह रहे हैं कि हम किसको, कैसा बढ़िया प्रत्याशी चुने जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारे किसानों की आवाज सुने। जिस तरह से किसान कई महीनों से सड़क पर बैठा है और बीजेपी सरकार उसको अमल नहीं कर रही है, उसको देखते हुए वो अपने क्षेत्र में कोई बढ़िया प्रत्याशी चुनने की बात कह रहे हैं। जी, अब वोटों की गिनती कितनी देर में शुरू होगी? आखिरकार किस किस तरीके से चुनाव वहां पर हुए हैं? अब प्रधानी के हुए हैं और वार्ड के हुए हैं, अब पंचायत चुनाव हुए हैं, क्या क्या किस तरह की स्थिति वहां? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सभी प्रत्याशी, प्रधान हो चाहे बीटीसी मेंबर हो चाहे जिला पंचायत, सभी अपने एजेंटों के साथ हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा यहाँ उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया है, जो सरकार के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा जो आदेश किया गया था, उसको देखते हुए प्रशासन यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है। और प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि वो मास्क लगा के ही आए, 2 गज की दूरी बनाए, सोशल डिस्टेंस बनाए, क्योंकि पूरे देश में ये कोरोना महामारी जैसी बीमारी फैलती नजर आ रही है। जी, और बिल्कुल रिंकू, आप नजरें बनाए रखिए, हम तमाम पल पल की जो तस्वीरें हैं, अपडेट है, वो आपके साथ आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन तमाम तरह की स्थिति आपको बता दें कि अब पंचायत चुनाव भी उत्तर प्रदेश में है, आज उनके भी नतीजे आने हैं, उनकी भी मतगणना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि 8 बजे से वो तस्वीरें सामने आने लगेगी, गिनती जो शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 5 राज्यों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी। लगातार ये एनपी न्यूज तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, तमाम निर्देशों का पालन करते हुए पल पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाएगा। हमारी पूरी टीम आज मतगणना को लेकर आपके साथ बनी रहेगी। एक स्टूडियो से सिर्फ एक ही शख्स मौजूद होगा। तमाम कोरोना के जो निर्देश हैं, चुनाव आयोग के, सुप्रीम कोर्ट के और सरकार की जो गाइडलाइंस है, उन तमाम चीजों का पालन किया जा रहा है। हमारी टीम के जो लोग हैं वो लोग भी उचित दूरी का पालन करते हुए मैदान में डटे हुए हैं, पल पल की स्थिति आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती इस बार रही थी कि किस तरीके से मतदान कराने, किस तरीके से इनके नतीजे सामने आएंगे। एक बड़ी जद्दोजहद और बहुत मेहनत के बाद में आखिरकार स्थिति साफ हुई। लेकिन आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में कोरोना संकट काल के बीच विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। अब हर किसी की नजरें चुनाव नतीजों पर टिकी हैं। और अमेठी का रुख करते हैं, पंचायत चुनाव वहां पर भी हुए हैं, किस तरह की स्थिति? राजकुमार जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या स्थिति अमेठी से देखने को मिल रही है, विस्तार से बताएं। जी, आपको बता दें कि त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 का जो तीसरे स्तर का चुनाव था वो 26 तारीख को यहाँ पे संपन्न हुआ और तब से जो है उनकी जो मतपेटियां थी वो सुरक्षित रख दी गई थी। और ऐसे में जो है आज काउंटिंग है और 8 बजे से काउंटिंग होनी है, जिसके लिए पुरजोर प्रशासन जो है पुरजोर पूरी तैयारी कर चुका है। पूरा जो है इलाका एक तरह से सील है जहां पे काउंटिंग होनी है। ऐसे में जो है अमेठी के 13 विकास खंडों में जो है काउंटिंग होगी, जहां पे जो है 36 जिला पंचायत हैं और 642 ग्राम पंचायत हैं। वहीं पर 877 जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिनका आज जो है उनकी काउंटिंग होगी। और इसे देखना होगा कि किसके गले में आज जो है विजय माला पहुंचती है। ये अब तो काउंटिंग शुरू होने के बाद और अंतिम चरण तक जब तक नहीं होता है तब तक पता नहीं चलता है। फिलहाल अमेठी में 6 चरणों में काउंटिंग होगी। जी जायसवाल, एक बात हम समझने की कोशिश करें, क्या समीकरण कहते हैं अमेठी के इस बार के पंचायत चुनाव के? क्योंकि इससे पहले की हम बात करें, बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिलता था, खासतौर पर जब से लोकसभा की स्थिति साफ हुई है तब से जो समीकरण बदलते हुए नजर आए। तो अभी के मौजूदा समीकरण क्या कह रहे हैं? जी, आपको बता दें कि अमेठी जनपद लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना यहाँ पे परचम लहराया है। लेकिन जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, यहाँ पे भाजपा सपा दोनों में जो है करारी टक्कर है। ऐसे में जो है भाजपा और जो सपा पार्टी है, ये जो अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं जिला पंचायत के, इसमें कहीं ना कहीं दोनों में एक टक्कर का मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल वहां के जो उम्मीदवार हैं, कैसा उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है? जो कार्यकर्ता उनके हैं, राजनीतिक दलों के जो समर्थक हैं, उनमें कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? हालांकि किसी भी तरह की जीत पर कोई उत्साह या जुलूस नहीं निकाला जाएगा, पहले से ही आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके चेहरे क्या खिले हुए हैं, मुरझाए हुए हैं? कैसी स्थिति दिख रही है?
जी आपको बता दें कि यहाँ पे वैसे भी जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने जो है जुलूस और उस तरह से विजय जुलूस पर जो है पाबंदी लगाई है। क्षेत्र में 144 धारा लगाई हुई है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं और उनके जो अन्य सदस्य हैं वो जो है कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में और अन्य जगहों पे जो जहाँ पे इसका जो है मतगणना होना वहां से कुछ दूरी पे जाके वो लोग जो है अपना गुट बना के हैं और ऐसे में उनके चेहरे पर हमेशा खुशी ही है कि कहीं ना कहीं हमारी विजय होने वाली है। ऐसे में जो है लगातार लोगों के जो चेहरे हैं अभी खिले हुए हैं। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि मतगणना के बाद किसके गले में जयमाला पड़ती है और किसका चेहरा मायूस होकर जाता है। राज्य इस बार लॉकडाउन है प्रदेश के अंदर और तमाम जगहों पर धारा 144 भी लागू है। ऐसे में वहां की स्थिति कैसी है और कितनी संख्या में लोग वहां पर मौके पर पहुंचे हैं? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं? कोरोना काल को लेकर किस तरह के निर्देश वहां पर हैं और क्या उनको पालन उनका किया जा रहा है सरकारी अधिकारियों के द्वारा भी और तमाम जो लोग उम्मीदवार वहां पर पहुंचे उनके द्वारा भी? जी आपको बता दें कि जिस प्रकार से धारा 144 भी लगी है और ये नाइट कर्फ्यू भी लगा है, ऐसे में जो है लगातार जिलाधिकारी और अन्य जो जिला के संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है लगातार लोगों से ये आग्रह किया गया है कि आप जो भी इसके जो चुनाव लड़े हैं वो प्रत्याशी और उनका एक कैंडिडेट सिर्फ 2 ही लोग जो है अंदर रहेंगे, बाकी वहां पे कोई भीड़ नहीं होगी। इसके लिए भी थर्मल स्कैनिंग और टेम्परेचर नापने के लिए भी सैनिटाइजर की सारी व्यवस्था की गई है। जो भी वहां पे जो भी राड है, स्टील है, जो भी जितनी भी बैरिकेडिंग की गई है सबको जो है एक बार सैनिटाइज किया गया है। ऐसे में सरकार अमेठी प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और वहीं पर जो है अगर बात की जाए कोरोना की तो यहाँ पे जो है कोरोना को लेके पूरी तरह से प्रशासन संजीदा है। भीड़ के लिए कतई बनाई है कि भीड़ नहीं हो पाएगी और जो भी व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ पे चाक चौबंद है। अगर एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि मतदान के दौरान किस तरह की स्थिति वहां देखने को मिली, अगर हम पूरे इलाके की हम बात करें, क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि मतदान के बाद वहां पर जो ड्यूटी पर लोग मौजूद थे उनको कुछ लोगों को कोरोना संक्रमित होने की बातें सामने आई, कुछ लोगों की जान चली गई। बल्कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 500 से ज्यादा अध्यापकों की जान चली गई। तो इस तरह की क्या कोई स्थिति अमेठी में देखने को मिली? ये आपको बता दें कि अमेठी जनपद में जो है 3 गांव ऐसे थे जहां पे जो है पुनः मतदान हुआ, कल ही मतदान वहां पे खत्म हुआ। ऐसे में वहां पे भी बवाल हुआ था और कुछ ऐसे भी थे क्षेत्र जहां पे टीचरों को जो है खासी जो है परेशानी हुई। एक अध्यापक जो है वो वही मौके पर ही खत्म हो गया गिरकर और वहीं पर जो है कई अध्यापक ऐसे हैं जो संक्रमित हुए हैं। बिल्कुल राज जसपाल, आप नजरें बनाए रखिए, हम पल पल की जो अपडेट है आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचेगी। ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे थे। यहीं बैठ के गुरुजी ने यहाँ की लोकलवासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरुजी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार पल पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों के नतीजे आज आने हैं और कुछ ही पलों के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव है, सेमीफाइनल है विधानसभा चुनावों का। और ऐसे में गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव अयोध्या से। गौरव, क्या स्थिति वहां पर है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए मोहित, आपको बता दें सीधे तौर पर आप पंचायत चुनाव को लेकर के जो काउंटिंग होनी है, अभी 7 बजे से काउंटिंग चालू हो गई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और कोरोना कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर सिर्फ प्रत्याशी और एक कैंडिडेट को आने के लिए अनुमति दी गई है। जी मोहित, साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्या समीकरण वहां के कह रहे हैं? अयोध्या पर सभी की नजरें हैं और ऐसे में विधानसभा क्योंकि सेमीफाइनल है, तमाम जो दलों ने खूब मेहनत की होगी, तमाम उम्मीदवारों ने मेहनत की होगी, क्या स्थिति वहां दिख रही है? देखिए आज पता चल जाए कि जनता का जो रुझान है वो किस प्रत्याशी को जिता है, किसका राज तिलक किया गया है। जिस तरीके से जब से पंचायत चुनाव का वोट पड़ा है तब से प्रत्याशियों को एक आस रहती है। हर चौराहे पर हर जगह ये चर्चाएं चलती है कि कौन सा प्रत्याशी कितने वोटों से जीत रहा है। लेकिन अभी कुछ समय बाद प्रत्याशियों को रुझान आ जाना चालू हो जाएगा और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी और उनके समर्थक भी भारी संख्या में मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग सुबह से ही जुट गए हैं और जो पास बनाया गया उसको यहाँ पर आने की एंट्री दी गई है। मोहित जी, एक बात हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत कड़े आदेश दिए गए हैं, क्या वहां पर उन आदेशों की पालना की जा रही है? कोरोना को लेकर जो निर्देश हैं, क्या उनको पालन उनका जो किया जा रहा है? लोग मास्क लगा रखे हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन किया जा रहा है? देखिए, धर्म नगरी अयोध्या के जो डीएम है अनुज कुमार झा द्वारा पूरी तरीके से पहले ही लोगों को सचेत कर दिया था। कड़ी चेतावनी दी गई थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने मुंह पर मास्क लगाएं। पूरी तरीके से यहाँ पर प्रशासन जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहा है और सभी के मुंह पर मास्क भी देखा जा रहा है। मोहित, देख सकते हैं किस तरीके से लोग मास्क लगाए हुए हैं और दूर दूर खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर काउंटिंग होना है वहाँ पर एक ही लोगों को जाने की अनुमति रहेगी और जगह जगह काउंटर बनाए गए हैं। थर्मल स्कैनिंग के साथ तमाम व्यवस्थाएं भी की गई है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का फैलने का खतरा न बना रहे। जी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, इससे पुराने इतिहास को अगर हम जानने की कोशिश करें, क्या कहता है पंचायत चुनाव में अयोध्या का इतिहास? पंचायत चुनाव जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी अपने अपने उम्मीदवारों को जो है खड़ा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाती है या सपा प्रत्याशी विजयी होते हैं। तमाम प्रकार के जो आरोप और प्रत्यारोप अभी तक लगे थे वो सीधे तौर पर आज पता चल जाएगा कि जनता किसका राज तिलक किया है और उसकी जो आस है वो कहीं ना कहीं अभी समाप्त होती नजर आएगी। मोहित, एक बात और हम समझने की कोशिश करें गौरव की, जिस तरीके की क्योंकि अयोध्या पर सभी की नजरें होती हैं और ऐसे में काउंटिंग के दौरान क्या किसी तरह की कोई गड़बड़ी के आरोप लगे हो, किसी तरह की कोई हिंसा की तस्वीर सामने आई हो? अभी बहुत सुबह का वक्त है, अभी जो है काउंटिंग चालू हुई है। अभी देखने वाली बात होगी कि संपन्न हो जाए चुनाव शांतिपूर्वक, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन धर्म नगरी अयोध्या से हर संभव जो है अच्छा संदेश जाता है। अगर हम जिस तरीके से मतगणना होती थी तभी भी एक अच्छा संदेश गया है। कहीं ना कहीं धर्म नगरी से लोगों को आस्था रहती है कि जिस तरीके से राम की नगरी मानी जाती है अयोध्या, यहाँ पर शांतिपूर्वक पूरा चुनाव भी संपन्न हो गया और काउंटिंग भी संपन्न होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होती है कि शाम तक जिस तरीके से नतीजा आता है वो किस तरीके से शांतिपूर्वक रहता है, कहीं भी झड़प होती है कि नहीं। मोहित, बिल्कुल, लेकिन गौरव अगर हम ये भी हम समझने की कोशिश करें कि बीजेपी क्योंकि लगातार पूरी कोशिश में लगी है, हर जगह पर पूरी मेहनत कर रही है, सपा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी है, लेकिन कांग्रेस इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बनाती नजर आ रही है। क्या अयोध्या में भी स्थिति ऐसी ही है? अयोध्या एक जो है विकास के रास्ते पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम मुद्दा होता है जो अयोध्या होता है। तो अयोध्या में जिस तरीके से विकास देखा जा रहा है उस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी पड़ सकती है। मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, पल पल की जो अपडेट है वो आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये ताजा तस्वीरें आपको भी फिलहाल दिखाई जा रही है कि किस तरीके से तमाम राज्यों के अंदर तैयारियां की जा रही है। काउंटिंग सेंटर्स के बाद तमाम जो उम्मीदवार हैं, उनके जो एजेंट हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं और किस तरीके से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आरटीपीसीआर और साथ में तमाम जो तरह की जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही वहां पर लोगों को जाने की इजाजत होगी। लेकिन इसके साथ ही किसी तरह के विजय जुलूस पर उस पर पाबंदी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं। साथ में अगर हम बात करें चुनाव आयोग की तो उन्होंने भी आदेश जारी किए हुए हैं।
अब हर किसी की नजर चुनाव के नतीजों पर टिकी है। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी राज्य हिंदी भाषी नहीं है। अगर हम आज विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो तमाम जो 5 राज्य हैं, तमाम राज्य जो है इनमें से कोई सा राज्य ऐसा नहीं जो हिंदी भाषी हो। नतीजों को लेकर हर किसी की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। इन सभी राज्यों की कुल 822 विधानसभा सीटों पर आज मतदान के बाद इसकी मतगणना कुछ ही पलों के बाद, चंद मिनटों के बाद में शुरू होने जा रही है। इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से उनका जो पालन करने की सख्ती से आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि 5 राज्यों के कुल 2364 केंद्रों में काउंटिंग होगी, जिनमें से बंगाल में 1113, केरल में 633, आसाम में 331, तमिलनाडु में 2056 और पुडुचेरी में 31 केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार या उसका एजेंट बिना कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाए काउंटिंग रूम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे में साफ जाहिर है कि जहां भी मतगणना केंद्र बनाए गए हैं वहां अप्रिय घटना को रोकने के साथ साथ कोरोना निर्देशों का सख्ती से पालन करना भी प्रशासन की बड़ी एक अहम जिम्मेदारी होगी। हाल ही में सामने आए एग्जिट पोल्स पर अगर नजर डालें इन 5 विधानसभा चुनावों को लेकर, तो आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में कांटे की जो टक्कर वो देखने को मिल रही थी, तो वहीं केरल में अगर बात करें तो एलटीएफ की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा असम में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को बढ़त है, तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। हालांकि असली तस्वीर मतगणना के बाद ही साफ हो सकेगी। वहीं इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य पर लोगों की नजर जो टिकी हुई है तो वो पश्चिम बंगाल के को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार से लेकर मतदान तक यहां पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। एग्जिट पोल के मुताबिक भी यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच करीबी लड़ाई देखने को मिली। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 30 मई 2021 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 30 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। पिछले 10 साल में ममता बनर्जी यहां मुख्यमंत्री है। हालांकि इस बार बीजेपी ने यहां पर बहुत जोर लगा दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता अपना किला है वो बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। हम कोशिश करेंगे आपको एक एक जो चरण की समीकरण को समझाने की, एक एक चरण की वो स्थिति दिखाने की कि किस तरीके से जो वहां की स्थिति देखने को मिली। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर सल्ट उपचुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर। कुछ ही देर के बाद में मतगणना शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में वहां के रुझान, कुछ ही देर में वहां की जो तस्वीर कुछ हद तक आपके सामने होगी। दोपहर तक कौन जीतेगा सल्ट का रण ये साफ हो जाएगा आज, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में भी होने हैं अगले साल। लेकिन उसको लेकर, विधानसभा को लेकर जिस तरह की तैयारी दोनों तमाम तरह की जो राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, उनमें आज उपचुनाव क्योंकि सल्ट पर हुए थे उसका जो नतीजा आएगा वो बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर कांग्रेस यहां से जीतती है तो एक बार फिर से कांग्रेस का जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर यहां से बीजेपी जीतती है तो बीजेपी लगातार जिस तरीके से लगातार अपने मिशन को लेकर, जीत के मिशन को लेकर चल रही है, तो उसमें भी उन्हें एक बड़ा मनोबल बढ़ने का जो काम किया जाएगा। लेकिन साथ में आपको यह भी बता दें कि इस बार उत्तराखंड में अलग तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब लगातार मेहनत करती नजर आ रही है, कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, बीजेपी लगातार जुटी हुई है कि किस तरीके से अगले साल के जो मतदान होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें किस तरीके से अपनी जीत हासिल की जाए, किस तरीके से जनता का जो प्यार है अपनी ओर खींचा जाए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि आज क्योंकि सल्ट उपचुनाव जो हुए हैं उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। दोपहर तक कौन आखिरकार सल्ट में इस बार जो विधायक होगा, सल्ट का जो सरदार होगा वो आखिरकार कौन होगा, उसकी तस्वीर दोपहर तक साफ हो जाएगी। पूरी स्क्रीन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उल्टे हाथ पे पश्चिम बंगाल के जो रुझान आएंगे वो आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे, और सबसे पहले टीएमसी जो सबसे ऊपर है, उसके बाद बीजेपी और उसके बाद कांग्रेस प्लस ये 3 पार्टी मुख्य तौर पर। सीधे हाथ की अगर हम बात करें तो बड़े चेहरे जो पश्चिम बंगाल के हैं वो आपको लगातार दिखाए जा रहे हैं। किन लोगों के चेहरों पर जो तमाम लोगों की जो नजरें वो टिकी हुई है। नीचे की अगर हम बात करें तो असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तमाम चारों राज्यों के ऊपर जो तमाम लोगों की नजरें होंगी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भी सभी की नजरें हैं। और थोड़ी देर में के बाद में जो मतगणना शुरू हो जाएगी 5 राज्यों में, और जहां जहां पर उपचुनाव है उन तमाम जगहों पर, राजस्थान में भी कई सीटों पर उपचुनाव है, उत्तराखंड में जो उपचुनाव है, लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के नतीजे भी आने हैं, और वहां पर भी विधानसभा का सेमीफाइनल के रूप में वहां पर देखा जा रहा है। लेकिन सल्ट के जो उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो भी आज ही आने वाले हैं।
तो इस बीच ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि जो चरणबद्ध तरीके से आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक हम समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक चरण का, पश्चिम बंगाल का जो चरण है, एक एक चरण का, ताकि आपको समझने में और आसानी हो और आप समझें कि किस तरीके से एक एक चरण की स्थिति है वो आपके सामने होगी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड से सल्ट उपचुनाव को लेकर। और इस बीच सीधा जालौन का रुख करते हैं, मयंक राजपूत हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी को लेकर। मयंक, किस तरह की स्थिति वहां पर है? पंचायत चुनाव के नतीजे होंगे, तमाम तरह का उत्साह देखने को मिल रहा होगा, क्या आलम वहां पर है, विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि जालौन में आज सुबह से ही 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जिसमें 9 विकास खंडों में पूरी तैयारी प्रशासन कर चुका है। वहीं जिनमें ग्राम पंचायत क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र, जिला पंचायत जैसे अलग अलग टेबल बनाए गए हैं, जिसमें से विकास खंड की 576 ग्राम पंचायत और 630 क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोट मतदान किया गया था। जिसके बाद आज मतदान गणना होनी है। संपूर्ण विकास खंड की मतगणना और इसकी नवीन गणना मंडी में की जाती है और वहाँ पर पीएससी फोर्स अलग प्रशासन बल तैनात किया गया है जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन अगर साथ में हम समीकरण समझने की कोशिश करें, क्या समीकरण वहां के कहते नजर आ रहे हैं? जैसे मैं बता दूं कि अभी समीकरण, हेलो जी मयंक, अपनी बात रखें पूरी। मयंक, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो मयंक से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मयंक बता रहे थे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लेकिन साथ में कोरोना काल को लेकर जिस तरह की तैयारी वहां पर विशेष तौर पर की गई है, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लगातार जिस तरह की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है कोरोना काल में, आदेशों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और इस बीच रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद मतगणना क्योंकि शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ इस्लाम धर्म ਨੂੰ कबूल कर लवांगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे गिरफ्तारी दे वारंट जारी किए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बाबत ये कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर ने। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार सभी की नजरें हैं, कुछ ही देर के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तमाम तरह की जो स्थिति वो आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी, आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह के हाल कहां पर है, किसका समीकरण क्या कहता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। आज नतीजे आने सर 5 राज्यों के, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के भी नतीजे आएंगे, सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा चुनाव का, क्या कहेंगे सर? अब देखिए, अभी तो ये चुनाव हो चुका है, आज मतगणना होगी, वो परिणाम आएगी। एक तरफ तो हमारी नजर चुनाव के परिणामों पर है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और साथ ही साथ व्यवस्था पर भी है कि मतगणना के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का कितना पालन होता है और कितनी ये महामारी को
रोकने में जो कोर्ट का भी निर्देश आ गया है मतगणना के समय, वो कितना कारगर साबित होता है। जब क्या तो उत्तर प्रदेश में मतगणना को रोकने की भी मांग थी, लेकिन कोर्ट ने यही कहा कि निर्देश का चुनाव परिणाम चाहे जो आए, महामारी को बढ़ाने में चुनाव और मतगणना कितना अपना योगदान देगी, इस पर भी सभी लोगों की नजर है और बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रत्याशियों को भी, उनके समर्थकों को भी, कि थोड़ी सी भी लापरवाही न करें। चुनाव और चुनाव परिणाम अपनी जगह है, लेकिन उनका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने की। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कोरोना काल को लेकर करीब 50,000 के आसपास जो टेस्टिंग वहां हो रही है और जो पॉजिटिविटी रेट है 15,000 से ज्यादा लोग जो हर रोज वहां पर संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 लाख से ज्यादा अगर टेस्ट हो या 2 लाख से ज्यादा टेस्ट हो तो कितने आंकड़े आएंगे, सबकी नींद खुल जाएंगी। लेकिन वो गलतियां किस तरह की देखी गई कि रैलियां की जा रही हैं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। मद्रास हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी वो चुनाव आयोग को लेकर की, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, ये तो ठीक है कि कोर्ट ने बाद में अपील किया, लेकिन कोर्ट का रवैया जो है मतलब कुछ समझ में नहीं आता है जी। किसी भी तरह की जमावड़ा, किसी भी तरह की भीड़ जो है नुकसानदायक है, ये सबको मालूम है। यही स्वास्थ्य निर्देश भी थे सरकार के भी, WHO के भी। तो जो विभिन्न आंदोलन चल रहे थे उस पर जब रोक लगाने के लिए सरकार या आम जनता के लोग गए, तो एक कोर्ट ने कहा था कि ये लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो अब लोकतांत्रिक देश में चुनाव भी संवैधानिक अधिकार है। तो ये अगर कोर्ट उस बात को समझ गई होती कि किसी भी तरह का जमावड़ा होना ही खतरनाक है, उसको संवैधानिक व्यवस्थाओं की आड़ देते हुए परमिशन न दिया गया होता, तो चुनाव आयोग को बहुत आसानी होती और चुनाव आयोग को खुद निर्देशित कर सकता था चुनाव आयोग कि जब तक महामारी पर हम नियंत्रण नहीं कर लेंगे तब तक पूरे हिंदुस्तान में कोई भी चुनाव, बाकी जो संवैधानिक व्यवस्था है चुनाव ना होने पर उस पर पूरा देश चलेगा। लेकिन ये ना करके विभिन्न स्तरों पर जो है छूट दी गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, फिर केंद्र सरकार ने भी शादी ब्याह आयोजन और गैदरिंग की छूट दी, जिसका लोग लापरवाह हुए क्योंकि उनके नेता लापरवाह थे। नेता भीड़ में भाषण दे रहे थे तो वो भी लापरवाह हुए और खामियाजा आज आम नागरिक हो या जिसको बड़ा नाम कहा जाता है, बड़ा आदमी कहा जाता है, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे किसी खेल जगत के हो या मंत्री हो, विधायक हो, उनके परिवार के लोग, सभी लोग बीमार भी पड़े और हर जगत के लोग मौत के शिकार भी हुए। तो चूक हमसे हुई है, समाज और सरकार से हुई है, उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। तो अभी देखिए क्या होना है। 2 तारीख के दो तरह के नतीजे आने हैं आज। एक तो चुनाव के नतीजे और दूसरा संक्रामक बढ़ाने में कितनी भूमिका अदा करते हैं उसके नतीजे। यकीनन बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि 2 नतीजे आने हैं, और एक तो जो नतीजे विधानसभा चुनावों के हैं, दूसरे संक्रमण के भी आने हैं। कल यकीन संख्या बढ़ती नजर आ सकती है। लेकिन एक बात और हम देखें, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई, हमने देखा कि 2 उम्मीदवारों की जान चलेगी, वहां पर मतदान नहीं हुआ। जिस तरीके की हमने देखा कि कई ऐसी सीटें थी वहां पर कई और जो लोग थे वो संक्रमित हो गए। क्या लग रहा है कि जितनी गलती चुनाव आयोग की थी, लोगों की थी, उससे कहीं बड़ी गलती राजनीतिक दलों की थी, उन राजनीतिक दलों की जिनकी जिम्मेदारी थी, जो नेता हैं? बिल्कुल संविधान में हर वर्ग को जिम्मेदारी है और राजनेता चूंकि नायक होते हैं हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम उनको चुनते हैं जनप्रतिनिधि, उनके आचरण से जो है हमको जो है सीख मिलती है। आप देखिए कोविड-19 के ही जो स्वास्थ्य निर्देश जारी हुए या वैक्सीन आए, उसमें तमाम नेताओं ने ऐसी बातें की कि जिससे एक गलत संदेश गया। बिल्कुल, केवल नेता ही नहीं, मोदी पत्रकारों ने भी बड़ी गलत भूमिका। कुछ पत्रकारों ने तो ऑनलाइन डिबेट भी कहा कि मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं, मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बाद में लगवाऊंगा। तो इस तरह की बातें समाज में गलत मैसेज आती है, जिसका खामियाजा हम आप सभी लोग भुगत रहे हैं। ये जो जिम्मेदार लोग कहे जाते हैं, इन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है 2019 के इस कोविड-19 में कि इनके कारण जो जनता है, जो मनमाना करने के लिए खुद चाहती है, आराम तलब चाहती है, उसको कर्तव्य का बोध नहीं है, केवल पाना चाहती है, मौज मस्ती में जिंदगी गुजारना चाहती है, उस मौज मस्ती में उसकी जान भी चली जाए
तो उसकी उसको ये समझ नहीं होती है। तो ये नेताओं का अगर आचरण ठीक होता, हमारा कोर्ट का सख्त निर्देश होता, चुनाव आयोग सख्त होता, तब नंबर आता आम जनता। आम जनता भी ऐसा कर सकती थी कि चुनाव का बहिष्कार कर देती कि हमारे स्वास्थ्य को खतरा है, आप ही ने तो कहा था। यकीनन स्थिति बेहतर हो सकती थी, लेकिन इसमें कोई भी नेता छूता नहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह, और साथ में हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, तमाम जो लोग थे, सब लोगों को हमने देखा, कोई अछूता इसमें नहीं रहा। हालांकि जो इन लोगों को पहले कदम उठाने थे कि हम रैलियां नहीं करेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे, तो स्थिति क्या लग रहा है कि बेहतर होती, हालात इतने ना बिगड़ते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती तब तो बहुत बढ़िया होता। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये सबको मालूम है कि जीवन है तो जीविका है, घर में रहना ठीक है, उद्योग धंधे भी हमने बंद किए, पढ़ाई भी हमने बंद किए, तो चुनाव भी बंद हो सकते थे। चुनाव नहीं हो। अच्छा, पंचायत राज जो अभी हो रहे हैं चुनाव उत्तर प्रदेश में, पिछले साल होने थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने टाल दिया अपने अधिकारों, बिल्कुल टाला। सारे विपक्षी दल और कुछ मीडिया कर्मी पीछे पड़े थे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कराना ही नहीं चाहती है, फिर मजबूरी में कराना पड़ा। और आज हाथ देख लीजिए, जिन गांवों में कोविड-19 के पेशेंट ना के बराबर थे, वहां अब सूचनाएं आ रही है कि लोगों की तबीयत खराब है। बिल्कुल, एक रिपोर्ट में यह कहा गया है सर कि 500 से ज्यादा अध्यापकों की जान चली गई है, यह बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ये वो अध्यापक थे जो मतदान के दौरान वहां पर मौजूद थे, उनकी ड्यूटी लगी थी। एक गर्भवती महिला वो अध्यापक थी, उनके बारे में जानकारी भी सामने आई। बहुत दुखद वो स्टोरी हमने देखी और बहुत दुख होता है इस तरह के हालात को देखने के बाद। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनावों पर आने की कोशिश करें, पश्चिम बंगाल में सर आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरह की टक्कर आपको देखने को मिलेगी? क्या आपने इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए बाकी विधानसभा चुनावों से अलग किस तरीके से आपको लगे? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार पूरे चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी जो है मानसिक रूप से लीड कर रही थी जी, और उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ थी। ये सर्वविदित है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत जुटा करके रैली की थी। बाकी ममता बनर्जी तो फाइटर है, वो अपने पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए, स्थापित करने के लिए पूरी जी जान से जुटी हुई थी। लेकिन जो है उनके पुराने साथियों ने साथ छोड़ा। अब उसका वोट में कितना फर्क पड़ता है, संघर्ष के साथी ममता बनर्जी का साथ छोड़े हैं, अब जनता ने भी साथ छोड़ा या नहीं छोड़ा ये आज मतगणना से स्पष्ट होगा। लेकिन जो चुनावी समर होता है, चुनाव की रणनीति होती है, चुनाव का माहौल होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया और ममता बनर्जी जी को इसका आभास भी हुआ। वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है। बिल्कुल सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। इस बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की मतगणना आज क्योंकि होनी है, कुछ ही पलों के बाद शुरू होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम तरह की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तमाम तरह के जो कोरोना के प्रोटोकॉल के बीच आज वोटों की गिनती होनी है। तमाम तरह की प्रोटोकॉल को फॉलो करने के निर्देश न सिर्फ चुनाव आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा और कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, 4 चरणों में अब पंचायत चुनाव हुए थे और 4 चरणों में किस तरीके से वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात लोग थे, कई ऐसे लोग थे जो कोरोना से संक्रमित हो गए, कई लोगों की जान चली गई, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि किस तरीके से मतगणना को रोका जाए, बाद के लिए टाला जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने क्योंकि आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि हम पूरा अब जो प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, तमाम तरह के निर्देशों का पालन करेंगे। उसके बाद आज कुछ ही पलों के बाद में और कुछ ही मिनटों के बाद में मतगणना क्योंकि शुरू हो जाएगी। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनका हम रुख करना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल की सर आप तस्वीर बता रहे थे, लेकिन जिक्र उत्तर प्रदेश का भी हम करना चाहेंगे। विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी कहा, ये चुनाव में एक अच्छा काम हुआ कि राजनीतिक दलों में जो सत्ताधारी दल है उसने एक निर्णय लिया कि हमारे विधायक, हमारे सांसद या वो कोई बड़ी रैली, कोई सभाएं नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके। ये एक अच्छा काम हुआ। और जो विपक्ष के राजनीतिक दल थे वो
उन्होंने भी फिर चुनावी समर में खुद को दूर रखा। ये पूरा चुनाव जो है, जो प्रत्याशी थे, स्थानीय उनके समर्थक थे, उन्होंने लड़ा है, पूरे मुस्तैद लड़ा है। और तमाम विधायक मेरे पे परिचित हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस की, सपा के भी हैं। भले ही लोग नाराज हों, आज उनसे कहें, प्रत्याशी कहें कि आप हमारे चुनाव में नहीं आए तो हम आपका नहीं करेंगे। लोगों ने मदद किया है, लेकिन टेलीफोन से किया है, बहुत सीमित किया है। जिस तरह चुनाव बंगाल में या असम में हर जगह हुआ, या हमेशा उत्तर प्रदेश में होता था, उस तरह का चुनावी माहौल नहीं रहा है। नेताओं ने फिजिकल दूरी बना करके जितनी मदद हो सकती थी अपने प्रत्याशियों की फोन से किया है। ये इससे भी थोड़ा सा डट, लेकिन देखिए बड़ी भयावह स्थिति है। कोई भी ऐसा नहीं है, कई हमने विधायक खोए उत्तर प्रदेश में, और तमाम विधायकों के परिजन अभी भी तबीयत खराब है, वो ऑक्सीजन पर चल रहे हैं या घर में होम आइसोलेशन पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर क्या इसका नतीजे पर असर पड़ेगा? इसका नतीजे पर असर पड़ेगा, एक तो कोरोना काल का, कोरोना जैसे मुद्दे का, और साथ में जिस तरीके से जो बड़े नेताओं की सभाएं नहीं हुई, इसका नतीजे पर असर पड़ेगा? देखिए मोहित जी, अगर मैं इसकी चुनाव पर और नतीजों पर प्रभाव बात करूं तो बहुत दुख है। हमारे समाज में, हम उसी समाज में हैं जहां भाई भाई से लड़ाई करता है, छोटी छोटी बात पर हम पड़ोसी से लड़ते हैं। तो अब आप कोविड-19 के संकट काल में जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको केवल अपने चुनाव जीतने की चिंता थी। उनको ये चिंता नहीं थी कि कोविड-19 मुझे हो सकता है, मेरे समर्थक को या मतदाता को हो सकता है। वो इसके बारे में अपने तथ्य गढ़ते थे कि नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी ठीक है, या नाना प्रकार के बहाने। तो और इसमें नेता कोई जो प्रचार होता था जिस तरह, वो हुआ नहीं। तो इसका कोई बहुत राजनीतिक निहितार्थ राजनीतिक दल आज के बाद निकाल सकते हैं अपनी हार जीत से कि मेरे इतने लोग जीते, मेरे ये जीते, लेकिन ये चुनाव पूरी तरह से जिसने चुनाव लड़ा है उसने लड़ा है, उसके समर्थकों ने लड़ा है। स्थानीय स्तर पर पार्टी बंदी के कारण लोगों ने साथ दिया होगा, लेकिन इसको अब चुनाव को कोई बड़े नतीजों के रूप में नहीं लेना चाहिए। कोविड-19 का जो महामारी का दौर है, इससे उबरने के बाद जनता क्या सोचती है, इसका आकलन 1-1.5 महीने में होगा। फिर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि जनता क्या सोच रही है। नहीं सर, इससे पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे राज्य थे जब हमने देखा कि पूरे जो देश के अलग अलग हिस्सों से पैदल आते हुए देखे गए, किस तरीके से भूखे लोगों को हमने देखा कि लोगों के पैरों में छाले हैं, खून निकल रहे हैं, वो भूखे चल रहे हैं, किस तरह की स्थिति थी। क्या लग रहा है कि उन तमाम स्थितियों का आज भी, क्योंकि कोरोना काल है, आज भी लोगों को तकलीफ महसूस हो रही है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई तरह के हालात आज भी उनको महसूस करने पड़ रहे हैं, उसका असर थोड़ा बहुत तो पड़ेगा? मोहित जी, वो साल दूसरा है। हमने वो दर्दनाक तस्वीरें देखी है, हमने दुख भी देखा है कि पैदल चल के लोग आए, किलोमीटर चले, उनकी व्यवस्था हुई, सब हुई, लेकिन वो बिहार और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के गांव में रहे। जैसे स्थिति ठीक हुई, वो कोविड-19 के दिशा निर्देशों में छूट मिली कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर उनको खातों में पैसे भी डाले और यहाँ सुविधाएं भी हुई, स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध कराया। लेकिन वो उसमें से अधिकांश लोग फिर बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब इधर उधर चले गए। तो एक जो हमारे समाज में पलायनवादी मानसिकता है कि हम महानगरों की तरफ कूच करेंगे, अपने गांव में, कस्बे में रह करके काम नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, यहाँ हमें शर्म झिझक महसूस होगी और हम बाहर जाके काम करेंगे, फिर वहां पहुंचेंगे, फिर वहां से भागेंगे परेशानी में। तो वो समाज में जो लोग स्थानीय स्तर पर लगातार रह रहे हैं, गाँव में भी, वो भी इस बात से बहुत पीड़ित है कि दिल्ली, बंबई से बार बार भाग करके महामारी में लोग क्यों आते हैं और क्यों जाते हैं, जो जहां रहे वहां पर रहे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है 2022 के चुनाव में एक साथ काम करेंगे। जो बॉम्बे रह रहा है या पंजाब जो दिल्ली रह रहा है, उसका अगर वोटर लिस्ट में वहां भी नाम है, तो आप अभी देखेंगे 22 के चुनाव में कि गांव गांव में स्थानीय स्तर पर यह बात उठेगी कि वो वहां पर अगर वोटर रहे तो यहां ना रहे, जो कि होना भी चाहिए। तो एक दुख और संक्रमण की घड़ी में जो लोग बहुत ज्यादा इधर से उधर ट्रेवल कर रहे हैं,
रोजगार को भी लेकर के, या वैसे भी वो समाज का जो बुद्धिजीवी तबका है उनके लिए स्वीकार नहीं है। ये रिश्तों की और समाज की व्यवस्था है कि आप उनको हे दृष्टि से नहीं देख रहे, नकार नहीं रहे, लेकिन उनसे परेशान है लोग कि जब कहा जा रहा है कि गांव में रह के, अब कस्बे में रह के काम करिए, तो आप 3-4 महीने बॉम्बे फिर चले गए, दिल्ली चले गए, और जैसे ही महामारी शुरू हुई वैसे आप फिर आ गए। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश के गांवों में बीमारी का संक्रमण का बढ़ने का एक कारण यही है कि दिल्ली और बॉम्बे में रह रहे लोग पंचायत चुनाव में और होली के पहले वापस आ गए और अपने साथ संक्रमण लेकर के आ गए। जी, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल का सर मैं फिर से रुख अगर करना चाहूं, लगातार हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, वो अपनी जो संदेश एएनबी रिजल्ट के माध्यम तक हम तक पहुंचा रहे हैं, अपनी राय भी पहुंचा रहे हैं, नतीजे भी देख रहे हैं लगातार। लेकिन पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आपका भी आकलन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, हमारे जो एग्जिट पोल थे, और न सिर्फ हमारे बल्कि ज्यादातर जो टीवी चैनल्स के तमाम जो लोगों ने एग्जिट पोल दिखाए हैं, उसमें बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। ये बीजेपी सर इतना बड़ा जो जंप किया है मात्र 5 साल के बीच में, इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है, और आखिरकार कौन से राजनीतिक दल की वो गलती रही जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया वहां पर? देखिए, बंगाल की भूमि भी जो है क्रांतिकारी भूमि है, परिवर्तन की भूमि है। कांग्रेस का वहां शासन था, फिर वामपंथी दल आए, और वामपंथी दलों का जो अत्याचार था उससे लड़ने में ममता बनर्जी जो है मोर्चा और माँ माटी मानुष का नारा देके जमीन की समस्या को लेके, बंगाली अस्मिता के रोजगार को लेकर के ममता बनर्जी को लोगों ने पसंद किया था। बिल्कुल सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, इस बीच में आपको रोक रहा हूं। इस बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत की मदद में दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो लगातार मदद की कोशिश कर रहे हैं कोविड काल में मदद के लिए। जब फ्रांस भी सामने आ चुके हैं, आपको बताएं कि आज सुबह फ्रांस से मेडिकल उपकरण दिल्ली भेजे गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग जो देश हैं, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, तमाम जो देश हैं पूरी कोशिश में जुटे हैं कि किस तरीके से भारत को लगातार जिस तरीके से कोरोना काल में जो जंग लड़ रहा है भारत, उसमें मदद की जा सके, क्योंकि भारत ने वैक्सीन बनने के बाद ज्यादातर कई देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई। लगातार कई देशों की मदद भारत ने की, और न सिर्फ वैक्सीन बनने के बाद बल्कि जब कोरोना काल 2020 की हम बात करें, उस दौरान जिस तरह के हालात थे, उन हालातों के बीच भी जो जरूरी दवाइयां थी, जरूरी रॉ मटेरियल था, भारत ने तमाम देशों को जहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब थे वहां पर भेजने का जो काम भारत के द्वारा किया गया था। लेकिन अब जब भारत को आज पूरे जो मदद की जरूरत है, जो लगातार जो हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, उनके बीच में पूरी दुनिया से जो लगातार बड़े देश हैं पूरी कोशिश में जुटे हैं, चाहे हम दुबई की हम बात करें, सऊदी की बात करें, तमाम जो देश वो लगातार अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं भारत की मदद पहुंचाने की, भारत की मदद करने की, क्योंकि बीते 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा जो कोविड के नए संक्रमित सामने आए थे, और साथ में 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, फाइनल कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। साथ में किस गलती जो पार्टी की अगर हम बात करें, कौन सी पार्टी की गलती, लेफ्ट की रही, कांग्रेस की रही, बाकी दलों की रही, उनका वोट बैंक बीजेपी को मिला होगा, किसका मिला होगा? देखिए, जो बंगाल में वही मैं कह रहा था कि ममता बनर्जी जमीनी राजनीति की, अब वो जब शासन सत्ता आता है तो प्रमुख विपक्षी दल जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने को स्टैंड किया और लगातार उन्होंने संघर्ष किया। उनके जो प्रभारी वहां पर है कैलाश विजयवर्गीय, वो लगातार मेहनत किए। पहले अमित शाह जी अध्यक्ष थे, फिर जेपी नड्डा जी, और पूरा संगठन वहां पर जुटा रहा, लगातार जुटा रहा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग भी ममता बनर्जी से नाराज थे, उनको ये लगा कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सीरियस राजनीति कर रही है। तो जितना भी वहां पर उपेक्षित तबका अपना था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटने लगा और मानसिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने ले ली। और इसमें किसी का वोट ट्रांसफर नहीं होना है। जो वोट ममता बनर्जी को मिलता, जैसे मतुआ समाज है और जो पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश, बिहार के तमाम लोग वहां पर रहते हैं, बंगाल में अपनी सेवाएं देते हैं, आसाम के लोग भी हैं, वो और बांग्लादेशी अवैध जो बांग्लादेशी हैं, उनके बीच में एक मामला चला। राष्ट्रीय मुद्दे बंगाल के मुद्दों में निर्णायक साबित हो रहे, सीए, एनआरसी, ये मुद्दे जो है
वहां पर आम जनता के बीच बन गए। बिल्कुल इस तरह के जो मुद्दे हैं, यही वजह है कि इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ी बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जिस तरीके का विश्लेषण करने के लिए। तो अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ थे, राजनीतिक विश्लेषक, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हैं उन दोनों चीजों का विश्लेषण उन्होंने किया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह, सीधे तौर पर उनका कहना है कि दो नतीजे आ जाएंगे। एक तो तमाम जो राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के अंदर जो उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे, पंचायत चुनावों के नतीजे, लेकिन साथ में कोरोना के रिकॉर्ड भी, उनके भी नतीजे आएंगे, सीधे तौर पर उनके द्वारा कहा गया, बताया गया। लेकिन इस विश्लेषण के बाद में, चंद मिनटों के बाद में आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला रुझान, चंद मिनटों के बाद में पश्चिम बंगाल के साथ में आपकी तो तमाम रुझान हैं वो चंद मिनटों के बाद आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाले हैं। कुछ ही लम्हे बाकी हैं, तमाम लोगों की नजरें इस वक्त एएनबी न्यूज पर है और कुछ ही पलों के बाद में पहला जो रुझान है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। हमारे सहयोगी लगातार जगह जगह पर बने हुए हैं, हमारी टीम लगातार मजबूती के साथ मैदान में टिकी हुई है। एक एक सीट पर हमारे जो संवाददाता हैं वो आपको साथ में वो तमाम ताजा तस्वीरें भी साझा करेंगे, तमाम जो रिकॉर्ड वहां के हैं वो आपके साथ पहुंचाएंगे। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह कि कुछ ही पलों के बाद में पहला रुझान आने वाला है। और पंचायत चुनाव का रुख करते हैं रामपुर का। रवि सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से। रवि सैनी, क्या स्थिति रामपुर में देखने को मिल रही है? कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है, क्या स्थिति है, विस्तार से बताएं। जी रवि, क्या आवाज मिल रही है आपको हमारी? रवि, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? रवि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही पलों के बाद देश के 5 राज्यों जहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे उनके रुझान आने जा रहे हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में पहला रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा, एएनबी आप तक पहुंचाएगा। इस वक्त की यह बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है जो कुछ ही पलों के बीच में अब रुझान आने वाले हैं। और पहले रुझान में कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी मेहनत की है। रामपुर से रवि सैनी एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, रामपुर की क्या स्थिति है, विस्तार से बताएं। रवि, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? रवि की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन काउंटिंग में कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जा रहा है। तमाम नतीजों के बाद में जश्न नहीं मनाए जाने के जो राजनीतिक दल या आदेश सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन कुछ ही पलों के बीच, कुछ ही मिनटों के बाद में पहला जो स्थिति का जो आकलन के रुझान है वो रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। उसके बाद अंदाजा लगाना शुरू हो जाएगा कि आखिरकार इस बार इन 5 राज्यों में किस की पार्टी की जो सरकार बनने वाली है। सीधे तौर पर अगर हम पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल पर क्योंकि लगातार जिस तरह के हालात देखने को मिले, उन हालातों के बीच में कुछ ही पलों के बाद पहला रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। इस बीच बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तमाम ये ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो इसको लेकर आदेश है। रवि सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता रामपुर से। एक बार फिर रवि सैनी, क्या अपडेट रामपुर से, किस तरह की तैयारी, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज त्रिस्तरीय पंचायत की मतगणना है, जिसको लेकर अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में व्यापक पुख्ता इंतजाम पुलिस के किए हुए हैं। अगर कोई अनावश्यक व्यक्ति घूमता हुआ मिलता है या कोई असामाजिक तत्व वहां पर भटकता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से कानूनी कार्यवाही की जाएगी और सलाखों के पीछे भी डाला जाएगा। जबकि जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब का सख्त निर्देश है कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी प्रत्याशी का एजेंट बिना कोविड-19 की जांच के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और काउंटर बना रखे हैं कोविड-19 के कि बिना चेकिंग के उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जी, लेकिन अगर समीकरण रामपुर का, क्योंकि दिलचस्प सीट है, सभी की नजरें होती हैं, समीकरण क्या कह रहा है रामपुर का?
समीकरण तो देखो अभी शाम को ही पता चल पाएगा किस तरीके की प्रतिक्रिया है, किस तरह की काउंटिंग की जा रही है। लेकिन जो भी काउंटिंग की जा रही है यहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी के साथ काउंटिंग की जाएगी, किसी तरीके का पक्ष पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। रवि, विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर यह पंचायत चुनावों को देखा जा रहा है, हालांकि कोई बड़ी राजनीतिक सभा इस बार नहीं हुई। क्या असर इसका जो तमाम जो उम्मीदवार हैं उन पर पड़ा, जो मतदाता हैं उन पर देखने को मिला? देखने की तो बात यह है कि प्रशासन के और शासन के आगे की एक बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को भी इनको चेस करना था, पंचायत चुनाव भी कराना था। कोरोना काल के पीरियड में रह करके इनको सभाएं भी नहीं करनी पड़ी थी। सभाएं को प्रोटोकॉल जो कोविड-19 में प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत जो है इन पर सभाएं की। सभाएं करने के बाद ना ही कोई प्रेशर भी या किसी तरीके का कोई भी आपत्ति बिल्कुल सामने नहीं आ बिल्कुल पाई तो है। सभी की नजरें हैं, क्या स्थिति होगी कुछ देर के बाद साफ होनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि सैनी हमारे साथ जुड़े। लेकिन तमाम सीटों पर लगातार हमारे जो संवाददाता हैं मौके पर मौजूद हैं, तमाम स्थिति आपके सामने होगी और कुछ ही देर में पहला रुझान आपके सामने होगा। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, लगातार रुझानों के लिए, तमाम नतीजों के लिए लगातार देखते रहिए एएनपी न्यूज। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनपी न्यूज।